नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में 48 सीटों के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही, यानी कि हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता पाने वाली एकमात्र और पहली पार्टी बीजेपी बन चुकी है, जिसने आज तक के हरियाणा के सभी राजनीतिक इतिहास के पन्नों को उखाड़कर फेंक दिया और अपना एक नया राजनीतिक इतिहास हरियाणा प्रदेश में लिख डाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि नए मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, यानी कि कौन कौन से विधायक ऐसे हैं, कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिनको इस बार मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हमें एक सूची हाथ लगी है, जिस सूची में बताया गया है कि ये विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं, जिनमें से कुछ विधायकों की संभावना लगाई जा रही है, तो वहीं कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। विस्तार से आपको बताते क्या कि वो कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन सी विधानसभा सीटों से वो नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इस सूची में सबसे पहला नाम आता है बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक मूलचंद शर्मा का, जो कि बीजेपी के एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, कन्फर्म माना जा रहा है, पक्का माना जा रहा है, क्योंकि मूलचंद शर्मा ऐसे मंत्री रह चुके हरियाणा प्रदेश के जो मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे और साथ ही नायब सैनिक के कैबिनेट में भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, रखा गया था। तो इस बार भी मूलचंद शर्मा का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसी सूची में दूसरा नाम आता है पानीपत ग्रामीण सीट से तीसरी बार विधायक बनने वाले महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा बीजेपी के तेज तरार नेता माने जाते रहे हैं। बड़ा जाट फेस होने के चलते भी महिपाल ढांडा को एक बार फिर बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। हाल ही में नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में महिपाल ढांडा को शामिल किया गया था, जिसके बाद इस बार भी उनके नाम पर मुहर लगनी तय मानी जा रही, क्योंकि महिपाल ढांडा पिछली कैबिनेट के ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव जीते हैं, क्योंकि नायब सैनिक मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री लगभग चुनाव हार चुके, लेकिन महिपाल ढांडा मंत्री रहने के बावजूद भी पानीपत ग्रामीण सीट से फिर विधायक भी बने, चुनाव भी जीते और अब मंत्रिमंडल में उनका नाम जुड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है विधायक अनिल विज का, जो कि अम्बाला कैंट से 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। यानी कि अनिल विज बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और काफी समय तक गृह मंत्री रहने वाले भी नेता, यानी कि बड़ा अहम मंत्रालय, बड़ी अहम जिम्मेवारी बीजेपी में रहते हुए, विधायक रहते हुए संभाल चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो पिछले लंबे समय से नाराज रहे और कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री ना बनने का मलाल रहा, बीजेपी के सामने अपनी नाराजगी लगातार जाहिर भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बगावत नहीं की, उसके बावजूद भी भाजपा में डटे रहे, नीतियों के साथ जुड़े रहे और एक बार फिर अंबाला कैंट से चुनाव जीतकर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं मंत्री बनने के लायक हैं। लेकिन यहां पर एक लूज पॉइंट यह माना जा रहा है कि चुनाव जीतते ही अनिल विज ने ऐलान कर दिया था कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो सीएम जरूर बनेंगे और सीएम बनकर कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके भी दिखाएंगे। अगर पार्टी इसको अनुशासनहीनता में लेती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज की रास्ते में बड़ा रोड़ा बन सकता है, बड़ा रोड़ा लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज का इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद नाम आता है बरवाला से विधायक बने रणबीर गंगवा का। रणबीर गंगवा जो कि पूर्व में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके, तो साथ ही इस बार उनको अपनी पुरानी विधानसभा सीट नलवा से बदलकर बरवाला भेजा गया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी उन्होंने 26,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनावी जीत दर्ज करते हुए अपने आप को साबित किया और इस बार उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। अब नाम आता है अहिरवाल क्षेत्र के नेता बादशाहपुर से चुनाव जीते राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह 2014 में भी बीजेपी की टिकट पर बादशाहपुर से विधायक चुने गए थे और उस समय मनोहर कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे थे। 2019 के चुनाव तक आते आते राव इंद्रजीत सिंह के चलते उनकी टिकट कट गई और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन इस बार उन्होंने अमित शाह से डायरेक्ट संपर्क होते हुए, अमित शाह के बेहद करीबी होते हुए उनसे मुलाकात भी की, टिकट भी लेकर आए, चुनाव भी जीत गए और चुनाव भी एक भारी भरकम अंतर से जीता और जिसके बाद अब
लगभग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लेकर उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे का कारण यह भी है कि राव नरबीर सिंह को राव इंद्रजीत सिंह का ध्रुव विरोधी माना जाता है। ऐसे में नांगल चौधरी से विधायक रहे अभय यादव इस बार चुनाव हार गए, जो कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे और राव इंद्रजीत सिंह के ध्रुव विरोधी माने जाते रहे, क्योंकि पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने अभय यादव को चुनाव हरवाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत गए और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी के चलते नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी चुने गए, चाहे वो कुछ महीने के लिए ही क्यों ना रहे हो। लेकिन इस बार उनके चुनाव हारने के चलते भी राव नरबीर सिंह का मंत्रिमंडल में शामिल होना ज्यादा प्रभावी हो चुका है, ज्यादा पक्का लग रहा है, क्योंकि राव नरबीर सिंह अब ऐसे एकमात्र नेता बन चुके हैं जो कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के ध्रुव विरोधी हैं। और राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी को मंत्रिमंडल में शामिल करना, और वो भी अमित शाह की नजदीकियों के चलते, मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियों के चलते लगभग तय माना जा रहा है। तो राव नरबीर सिंह की भी मंत्रिमंडल में लॉटरी लग सकती है। इसके बाद बात करेंगे आरती राव की। आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है और फिलहाल अटेली से उन्होंने चुनाव जीता है। अटेली से अपना पहला चुनाव जीतकर उन्होंने एक सफल राजनीतिक एंट्री ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी बेटी को मंत्री बनवाने के लिए पूरा जोर लगाने वाले हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट मिलने से पहले भी सीएम बनने को लेकर एक राग आलापा था, जिसके बाद भाजपा पर दबाव पड़ा और दबाव के चलते बीजेपी को आरती राव को टिकट देनी पड़ी। हालांकि अब आरती राव चुनाव जीत चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने फिर सीएम वाला राग आलापना शुरू कर दिया, यानी कि सीएम की कुर्सी का नाम लेकर जनता को कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी का लोभ देकर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पर दबाव की राजनीति करते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह, जिनके चलते अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी एक बार फिर अपनी साख बचाने में कामयाब रही, अहिरवाल क्षेत्र की 11 में से 10 सीटें जीतवाने में राव इंद्रजीत सिंह का भी अहम रोल माना जा रहा है। और अहिरवाल क्षेत्र की ज्यादातर टिकटें भी राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार ही दी गई थी और उनकी जीत की गारंटी भी राव इंद्रजीत सिंह ने ली थी, जो कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने दम पर पूरी करके भी दिखाई। तो ऐसे कहना कि राव इंद्रजीत सिंह के रुतबे को, दबदबे को, अहिरवाल क्षेत्र में उनकी पकड़ को और उनके वर्चस्व को नकारना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और उसी को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के अक्सर दबाव में रहती है और एक बार फिर आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल करवाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। और अंडर प्रेशर रहते हुए बीजेपी आरती राव को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मंत्रिमंडल की सूची में अगला नाम जोड़ा जा रहा है तो शाम से विधायक बनी श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी कांग्रेस से, उनकी मां किरण चौधरी और अपनी मां के साथ वो कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और कहीं ना कहीं उनकी मां को राज्यसभा सांसद बना दिया गया भाजपा की तरफ से और बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिलवाकर उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस की पैतृक सीट रही तोसाम, जो कि बंसीलाल परिवार का गढ़ भी मानी जाती रही है, बंसीलाल परिवार की पैतृक सीट भी मानी जाती रही है। तो किरण चौधरी कांग्रेस के अंदर थी और कांग्रेस से लगातार यहां पर चुनाव जीतकर विधायिका बनती रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी और उनकी बेटी की साख दांव पर थी, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लगा था, उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन है वो दांव पर लगा था और कहीं ना कहीं उन्होंने पुरजोर मेहनत करते हुए अपनी बेटी को विधायक तो बनाया ही, तो साथ ही अब मंत्रिमंडल का टिकट भी फाइनल कर लिया है। लगभग तय माना जा रहा है कि श्रुति चौधरी को भी, जो तोसाम से हाल ही में विधायक चुनी गई हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद नाम आता है देवेंद्र अत्री का, जो कि उचाना से बीजेपी के विधायक बने हैं। मात्र 32 वोटों से देवेंद्र अत्री की जीत हुई है और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह को चुनाव में मात दी है केवल 32 वोटों से। ऐसे में कहीं ना कहीं उचाना कला सीट, जो कि किसी समय चौटाला परिवार का गढ़ मानी जाती थी और कभी जो है यहां पर बृजेंद्र सिंह के पिता बीरेंद्र डूमरखा, बीरेंद्र सिंह का भी दबदबा माना जाता रहा है। हालांकि बीरेंद्र सिंह की अपनी पैतृक सीट है, उनका अपना घर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह के रुतबे दबदबे को और चौटाला परिवार के गढ़ को तोड़ने के लिए और उनके गढ़ में सेंध लगाने के लिए और वहां पर अपना रसूख, अपना दबदबा, अपनी राजनीतिक पकड़ को और भी गहरी करने के लिए और भी अपनी राजनीतिक पैठ को जमाने के लिए भाजपा देवेंद्र अत्री को मंत्री बना सकती है। क्योंकि उचाना कला जो सीट है वो एक समय तक चौटाला परिवार का गढ़ रही और एक समय तक चौधरी बीरेंद्र सिंह का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों
गढ़ों को ढहाते हुए, दोनों किलों को ढहाते हुए अब बीजेपी देवेंद्र अत्री को मंत्री बनाकर वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। घरौंडा से विधायक बने हरविंदर कल्याण का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की सूची में जोड़ा जा रहा है, जो कि पूर्व में विधानसभा स्पीकर रह चुके, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से उनका नाम मंत्रिमंडल में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक और नाम जो माना जा रहा है कृष्ण बेदी, जिनको विधानसभा सीट बदलकर नरवाना भेजा गया और वहां पर उन्होंने चुनाव के अंदर जीत दर्ज करके अपने आप को साबित तो किया ही, साथ ही मंत्रिमंडल में अपना रास्ता भी साफ कर लिया। कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी जो कि मनोहर लाल खट्टर के करीबी रहे, और 2014 में जब वो विधायक बने तो मनोहर कैबिनेट के अंदर उनको मंत्री भी बनाया गया था। 2019 में वो विधायक नहीं बन पाए, और कहीं ना कहीं अब 2024 में सीट बदलने के बावजूद, विधानसभा क्षेत्र बदलने के बावजूद भी नरवाना से विधायक बनने के बाद अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कृष्ण बेदी पर मनोहर लाल खट्टर की कृपा रही तो कहीं ना कहीं वो मंत्री जरूर बनेंगे। इसके अलावा एक और नाम जोड़ा जा रहा है, और जनता के बीच से भी आवाज निकल रही है, लोग भी चाहते हैं कि लोहारू से कृषि मंत्री और वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल के चुनाव हारने के बाद अब साथ लगते विधानसभा क्षेत्र बारडा से बीजेपी से चुनाव जीते उमेद पातुआस को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि लोगों का मानना है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि साथ लगते विधानसभा क्षेत्र लोहारू से मंत्री रहे जेपी दलाल चुनाव हार गए, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो गढ़, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी, उस गढ़ को तोड़ने के लिए और बारडा के अंदर अपनी पकड़ को और भी मजबूत और गहरा करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो जेपी दलाल मंत्री पूर्व में रहे वो चुनाव हार गए, तो उसकी कमी को भी पूरा करने के लिए उमेद पातुआस को मंत्री मंडल में शामिल किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि हमने बारडा में जनता से बातचीत की तो लोगों का मानना है कि उमेद पातुआस को भाजपा इस बार कृषि मंत्री बना सकती है। ये वो कुछ नाम जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हम आपको चलते चलते फिर बता दें तो शाम से श्रुति चौधरी, इसके अलावा अंबाला कैंट से अनिल विज, इसके अलावा बात की जाए तो उचाना क्लास से 32 वोटों से जीत दर्ज करने वाले देवेंद्र अत्री, इसके अलावा बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, अटेली से आरती राव, राविंद्रजीत सिंह की बेटी, इसके अलावा पानीपत रूरल से मंत्री रह चुके पूर्व में भी और फिर विधायक बनने के बाद अब फिर जिनकी मंत्रिमंडल में लॉटरी लग सकती है, बड़ा जाट चेहरा महिपाल ढांडा। इसके बाद घरौंडा से विधायक बने हरविंदर कल्याण, बल्लभगढ़ से विधायक बने और पूर्व में मंत्री रह चुके लगातार 2 बार मनोहर और नायब सैनिक की कैबिनेट में मूलचंद शर्मा, बरवाला से रणबीर गंगवा, नरवाना से कृष्ण बेदी और बारडा से उमेद पातुआस। ये वो 11 नाम, ये वो 11 नेता जिनको मंत्रिमंडल में एंट्री मिल सकती है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको फाइनल माना जा रहा है, जिनको पक्का माना जा रहा है कि इनकी एंट्री मंत्रिमंडल में जरूर होगी, तो वहीं कुछ नाम संभावित मंत्री के तौर पर लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि हमने जो संभावित नाम बताए इनमें ज्यादातर नाम नए चेहरे हैं, ज्यादातर नए नाम है, ज्यादातर नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाने को लेकर संभावनाएं लगाई जा रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे ज्यादातर नेता इस बार चुनाव हार गए, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिन सीटों के ऊपर बीजेपी का प्रभाव कम है वहां से विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करके भाजपा अपनी जड़ों को और गहरा करना चाहती है। आपको चलते चलते बता दें कि नायब सैनिक के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे जो लोग चुनाव हार गए, जो नेता चुनाव हार गए, उनमें सबसे पहला नाम अंबाला सिटी से असीम गोयल का है, लोहारू से जेपी दलाल, थानेसर से सुभाष सुधा, नू से संजय सिंह, नांगल चौधरी से अभय यादव, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, हिसार से कमल गुप्ता, रानिया से रणजीत चौटाला जो कि निर्दलीय कोटे से मंत्री रहे, तो वहीं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधानसभा के स्पीकर रहे। ये वो बड़े नाम, ये वो बड़े नेता जो मंत्री पदों पर रहते हुए भी चुनाव हार गए, और कहीं ना कहीं इनकी हार को देखते हुए ही इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी नए चेहरों को, मजबूत चेहरों को और उन क्षेत्रों से चेहरों को उठाकर लाएगी, उन क्षेत्रों के विधायकों को मंत्री बनाएगी जहां पर अपनी पकड़ मजबूत करना बीजेपी जरूरी समझती है। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही इनमें से कितने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कौन कौन मंत्री बन सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।